कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम जहाँ चाहो वहाँ राहो इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा करेंगे। बताओ तो सही इस शीर्षक के अंतर्गत स्वयं किए हुए कार्य हमें लिखने हैं। हम घर में कौन से कार्य करते हैं, विद्यालय में कौन से कार्य करते हैं, परिवेश में यानी परिसर में कौन से कार्य करते हैं, और जब त्योहार होते हैं तब हम क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। अब मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर एक कार्य लिख कर बताती हूँ, लेकिन आप खुद इस तरह के जो भी कार्य स्वयं करते हो, आप उन्हें लिख लेना। तो आओ पढ़ते हैं, घर, विद्यालय, परिवेश और त्योहार में कौन से कार्य कोई करता है। स्वयं किए हुए कार्य। पहला, घर। मैं घर में अपने कमरे की साफ सफाई स्वयं करती हूँ और अपने सारे कपड़ों को अच्छे से सहेज कर अलमारी में रखती हूँ। परिवेश। मैं अपने परिवेश के पेड़ पौधों में पानी डालती हूँ। विद्यालय। मैं हर दिन विद्यालय के शाम पट्ट को साफ करती हूँ और ऊपर एक कोने में सुविचार लिखती हूँ। त्योहार। मैं त्योहार पर अपने पड़ोसियों के घर मिठाई बांटने एवं बधाइयाँ देने जाती हूँ। तो बच्चों, आप भी इस तरह जो काम घर, परिवेश, विद्यालय और त्योहार के दिन करते हो, उन्हें आप जरूर लिखना। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान, इस सुवचन का हमें विस्तार करना है। इस सुवचन पर आधारित हमें जानकारी लिखनी है। तो आओ लिखते हैं, श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान। यह सत्य है कि श्रद्धा व विज्ञान हमारे जीवन के दो महान व महत्वपूर्ण पक्ष है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए सही राह पर पूर्ण श्रद्धा अर्थात विश्वास के साथ आगे बढ़ता जाता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। हालांकि इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि किसी भी मंजिल को प्राप्त करना आसान नहीं होता है।
उसके लिए व्यक्ति को बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विज्ञान की सहायता से हम अपनी राह की इन मुश्किलों को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। अतः यदि व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। वाचन जगत से। बच्चों, इस शीर्षक के अंतर्गत गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों के बहादुरी के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा किसी एक का वर्णन करो। आपको तो पता है, गणतंत्र दिवस पर जो बच्चे अपने जान पर खेलकर किसी की जान बचाते हैं, ऐसे बहादुर बच्चों को देश के पंत प्रधान, राष्ट्रपति इनके हाथों पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो इन बच्चों ने कौन सी बहादुरी दिखाई है? ऐसी बहुत सारी कथाएं होती है। उनमें से एक पसंदीदा कथा का, बहादुरी का वर्णन मैं आपके सामने रखती हूँ। आप भी इन बच्चों के बहादुरी के किस्से जरूर पढ़ना। 5 मई 2016 को विशाल ठाकुर घर पर अपनी माँ विमला और छोटे भाई के साथ था। उसके पिता काम से बाहर गए थे। तभी एक अनजान व्यक्ति उनके घर आया और अपने आप को उसके पिताजी का दोस्त बताया। विशाल की माँ ने जब उसके पिता को फोन करके बताया तो उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को नहीं पहचाना। फिर वह व्यक्ति शौचालय जाने के बहाने घर के अंदर आया और अपनी जेब से छुरा निकालकर विशाल की माँ के गले पर रखा। उसने विशाल से घर की सारी कीमती चीजें और पैसे लाने के लिए कहा। विशाल उस चोर के पैर पकड़कर अपनी माँ को छोड़ने की गुहार करने लगा और फिर उसने चोर के पैर पकड़कर उसे गिरा दिया। चोर नीचे गिरते ही सभी ने मिलकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। विशाल की इस बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर जनरल राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आपको भी जब कभी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिले तो जरूर बहादुर बच्चे बनना। मैंने समझा। हमने जो पाठ पढ़ा है, जहाँ चाहो वहाँ राह, इस पाठ के द्वारा हमें क्या सीख मिली, हमने क्या समझा, क्या जाना, इसके बारे में हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो आओ लिखते हैं। प्रस्तुत कहानी में यह दर्शाया गया है कि यदि हमारे मन में एकता एवं समर्पण का भाव हो तो हम किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ संकल्पों से ही हमारे सपने साकार होते हैं। मैंने इस पाठ द्वारा एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व को भी जाना है। मन में अगर सच्ची लगन है और गांव वालों में एकता है तो हम गांव का विकास जरूर कर सकते हैं। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। लांघना, इसका अर्थ है पार करना। हल, निराकरण। असर, परिणाम। भापना, अंदाज लगाना।
बकवास, व्यर्थ की बातें। हौसला, हिम्मत। निदान, समाधान। राशि, धन। माहौल, वातावरण। प्रचुर, अधिक। इस पाठ में कहावत भी आई है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो इस कहावत का हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। कहावत क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। वाक्य पढ़ते हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं, समाज में देखते हैं कि कुछ बच्चे प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी अच्छी पढ़ाई कर के आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह अवश्य मिलती है। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। तो सेना के जो 3 दल है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके बारे में हमें क्या जानकारी लिखने हैं? उनके विभाग, उनके पद, वेशभूषा कैसी होती है और वे क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। तो आओ हम इनके बारे में जानकारी लिखते हैं। पहला है भारतीय थल सेना। थल सेनाध्यक्ष क्या पद होता है मुख्य अधिकारी का? थल सेनाध्यक्ष। पोशाक होती है हरे रंग की वर्दी। क्या कार्य करते हैं? भारतीय थल सेना का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो यह कार्य है थल सेना का। आगे देखते हैं भारतीय जल सेना। जल सेनाध्यक्ष यह पद होता है। उनकी पोशाक सफेद रंग की वर्दी। भारतीय जल सेना का कार्य समुद्री रास्ते से आने वाले आतंकवादियों को पकड़ना, चक्रवाती तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय तलाश और बचाव अभियानों में जान माल की रक्षा करना, डूबे हुए जहाजों की तलाश करना एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना है। अब तीसरा जो दल है भारतीय वायु सेना। वायु सेनाध्यक्ष यह पद होता है। इनकी पोशाक हल्के नीले रंग की वर्दी होती है। वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण कार्य वायु सेना देश के लिए करती है। तो अब हमने इनके कार्य देखे हैं। आओ अब इन तीनों दलों के जो पोशाक होती है वो कैसे होती है देखते हैं। देखो तो ये है हमारे स्थल, जल, वायु सेना के मुख्य अधिकारी। आप चित्र में देखो इनकी पोशाक कौन से रंग की है। ये है स्थल सेना के अधिकारी। इनकी पोशाक हरे रंग की होती है। ये है वायु सेना के अधिकारी। इनकी पोशाक हल्के नीले रंग की होती है। ये है जल सेना के अधिकारी। इनकी पोशाक सफेद होती है। तो
ये हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। रोग और टीका। रोग और टीका। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हमें लिख कर दिखाया है। तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, उसके लिए टीका लगाया जाता है, उसका नाम है BCG। डिप्थीरिया, इसके लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम है DPT। खसरा, इसके लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम है मीजल्स। रोटा वायरस, इसके लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम है रोटा वायरस टीका। टाइफॉइड, जिसे मोती जरा भी कहते हैं, उसके लिए टीका लगाया जाता है टाइफॉइड टीका। रुबेला, इस रोग के लिए MMR यह टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस ए, इस रोग के लिए हेपेटाइटिस ए यह टीका लगाया जाता है। टिटनस, इस रोग के लिए TT यह टीका लगाया जाता है। सदैव ध्यान में रखो इस शीर्षक के अंतर्गत दृढ़ संकल्पों से ही सपने साकार होते हैं। सच है ना बच्चों? अभी अभी हमने पाठ में तो पढ़ा है, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया पुल बांधने का, तो उनका वह सपना सबने मिलकर साकार किया है। तो दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। तो आओ इसके बारे में और भी कुछ जानकारी हम यहाँ लिखते हैं। दृढ़ संकल्प क्या है? दृढ़ संकल्प मनुष्य की एक ऐसी भावना है जिसके जरिए वह कई मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सरल बना सकता है और उनमें सफलता हासिल कर सकता है। दृढ़ संकल्प से बड़े कार्यों को भी आसान बनाया जा सकता है, उनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है यदि मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प के गुण को पहचाने और उस पर कार्य करे, तो वास्तव में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो वह कर न सके। दरअसल दृढ़ संकल्प मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। प्रश्न पहला, किसने किससे कहा है? तो प्रश्न, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? याद करो, यह वाक्य किसने किससे कहा है? याद आया? बताओ तो। बिल्कुल बराबर, यह वाक्य गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से कहा। ख प्रश्न, जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। याद करो, यह वाक्य किसने किससे कहा है? याद आया? बताओ तो। उत्तर, यह वाक्य आशीष ने सभी बच्चों से कहा। प्रश्न दूसरा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। क्या शीर्षक है कहानी का? जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस कहानी में हमने देखा है कि बच्चों ने क्या किया, ठान ली थी पुल बनाएंगे, तो सबको इसका महत्व समझाया और गांव वालों ने सबने मिलकर पुल तैयार किया। तो इसी सार्थकता को हमें अपने शब्दों में लिखना है। आओ लिखते हैं।
इस कहानी में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य के मन में कुछ पाने की चाहत होती है, तो उसके प्रयास से राह अपने आप बन जाती है। ठीक इसी प्रकार एसम्बा गांव के बच्चों ने बरसात में नाले के भर जाने से होने वाली समस्या का हल निकालने के लिए एक पुल बनाने की ठानी और उनके इस साहस भरे कार्य में गांव के सभी लोगों ने उनकी सहायता की। सबकी मेहनत से गांव में पुल बन गया और वहां के सभी लोगों की कठिनाई हमेशा के लिए दूर हो गई। अतः इससे स्पष्ट होता है कि इस कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह पूर्णतया सार्थक है। प्रश्न तीसरा, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। देखो बच्चों, किसी घटना का वर्णन किस तरह किया जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन हाँ, आप अपने जीवन में घटी किसी तरह की कोई घटना है तो उसका वर्णन अपने शब्दों में जरूर करना। जब मैं 9 वर्ष की थी, तब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। शाम का समय था, बाजार में बहुत भीड़ थी। माँ ने थोड़ी सब्जियां और फल खरीदे, फिर हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। उस समय इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। सिग्नल न लगने पर भी कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। तब अचानक सामने से एक कार तेजी से आई और उसने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी। वह व्यक्ति घायल हो गया था। वह कार वाला व्यक्ति तुरंत अपनी कार से बाहर आया और उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ा। हम सब भी वहां पहुंच गए और सब ने मिलकर उस घायल व्यक्ति को कार में बिठाया और वह घायल को लेकर अस्पताल गया। यह सब देखकर मैं डर गई थी। तब माँ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने ट्रैफिक सिग्नल के नियम का पालन नहीं किया था और इसी कारण यह हादसा हुआ। नियमों का पालन न करने पर हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए हमें सदैव नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न चौथा, इस कहानी का सारांश लिखो। सारांश लिखना यानी कहानी को बिल्कुल कम शब्दों में लिखना कि इस कहानी द्वारा हमें किस बात का पता चलता है, कौन सी सीख मिलती है। तो आओ संक्षेप में इस कहानी का सारांश लिखते हैं। एसम्बा गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। नाले के एक तरफ गांव की बस्ती और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बरसात के मौसम में जब नाला भर जाता तो बड़े बुजुर्ग किसी तरह नाला पार कर लेते, परंतु पाठशाला जाने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। इसी कारण उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इस समस्या से परेशान बच्चे एक साथ मिलकर इसके निदान के लिए एक पुल बनाने की योजना बनाते हैं। इस कार्य में गांव के सभी लोग बच्चों का साथ देते हैं और सबकी एकता, संगठन और श्रमदान से केवल 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो जाता है। अब बरसात के मौसम में भी बच्चे पाठशाला जा सकते थे।
भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य, विधेय अलग करके लिखो। अभी यहाँ जो वाक्य दिए हैं इनको हम पढ़ते हैं। हिमालय देश का गौरव है। दूसरा वाक्य, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तीसरा वाक्य, निखिल कश्मीर घूमने गया था। चौथा वाक्य, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। पांचवा वाक्य, परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब हमें क्या करना है? उद्देश्य और विधेय इनको अलग अलग करके पढ़ना है या समझना है। तो इसके लिए पहले हम उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, अर्थात वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यदि कर्ता के साथ कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे कर्ता का विस्तारक माना जाता है। कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम घर जाता है। इस वाक्य में कर्ता है राम। यहाँ पर केवल राम ही उद्देश्य है। आगे एक वाक्य देखते हैं। सुंदर बालक हंसता है। यहाँ पर सुंदर शब्द विशेषण है जो कर्ता का विस्तारक है। और एक उदाहरण देखो। मोहन तो सुरेश का भाई है। वह अच्छा लड़का है। तो इस तरह जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है और कर्ता की विशेषता बताने वाला जो विशेषण होता है वह कर्ता का विस्तारक होता है, वह भी उद्देश्य में ही शामिल होता है। अब हम विधेयक के बारे में जानकारी लेते हैं। वाक्य में क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत वाक्य में निहित क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, साथ ही पूरक तथा पूरक का विस्तारक को भी शामिल किया जाता है। तो अब हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे राम घर जाता है। यहाँ जाता है तथा घर विधेय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्रिया व कर्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इस वाक्य में जाता है यह विधेय है और घर यह भी विधेय में ही शामिल है। तो यहाँ उद्देश्य है राम और विधेय है घर जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। आज तो अच्छा हुआ। राम ने रावण को मारा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। मेरा भाई रात दिन मेहनत करता है। तो इन वाक्यों में लाल अक्षरों में लिखा हुआ जो है वह विधेय है और काले रंग में जो लिखा है वह वाक्य का उद्देश्य है। अब हम पाठ में दिए हुए वाक्य
पढ़ते हैं, उनके उद्देश्य और विधेयों को जानते हैं। पहला वाक्य, हिमालय देश का गौरव है। दूसरा वाक्य, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तीसरा वाक्य, निखिल कश्मीर घूमने गया था। चौथा वाक्य, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। पांचवा वाक्य, परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो इन वाक्यों में ये जो मोटे टाइप में दिए हुए जो शब्द है वे इन वाक्य में उद्देश्य है, और जो मोटे टाइप में नहीं है वे वाक्य के विधेय है। तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1. नाले की दोनों ओर क्या था? दूसरा, बरसात के दिनों में कौन सा गीत प्रचलित हुआ था? तीसरा, भूत के बारे में जुई ने क्या कहा? चौथा, बरसात में पाठशाला में अनुपस्थित न रहने के लिए आशीष ने क्या उपाय सुझाया? पांचवा, पुल बनाने के लिए हर एक ने कितने रुपए दिए? प्रश्न दूसरा, एसंबा गांव में पुल कैसे बनाया गया, विस्तार से लिखो। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा, और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है, और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने जहाँ चाहो वहाँ रहो इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा किया है। हमने बहुत सारी नई जानकारी इस स्वाध्याय को पूरा करते समय ली है। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।